हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 7 सिविक्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, मैं आपके लिए अलग से ये लेके आया हूँ पूरा आंसर के साथ चार्ट, ताकि आप हर क्वेश्चन के आंसर को आप क्या करो, इसको आप एज अ या तो स्क्रीनशॉट ले लो या स्क्रीन को रोक करके आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ, ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? हमने पढ़ा था ना कि जो भी 18 ईयर्स से अबव का है सबको राइट है वोट करने का। तो कह रहा है डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? पॉइंट वाइज लिखना है ना। फर्स्ट पॉइंट आप डालोगे, इन अ डेमोक्रेसी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। अब देखो 18 ईयर से ऊपर कोई भी हो, है ना, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी स्टेट का हो, है ना, कोई लेना देना नहीं है, उसका राइट है कि वो वोट कर सकता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे बेस्ड है ना। सेकंड क्या है, इट ऑथराइजेज एवरी एडल्ट सिटीजन इन अ कंट्री टू कास्ट वन वोट irrespective of his her wealth and the communities she he belongs to। दूसरा क्या है, एक तो है आपका कि इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और दूसरा क्या करता है कि चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, कोई लेना देना नहीं है उस हर जो एडल्ट सिटीजन आप किसको कहते हो? जो 18 ईयर से अबव के हो जाते हैं, 18 ईयर्स एंड अबव। अगर आप 18 साल के भी हो गए, आज 18 के हो तो आज से आप एडल्ट में आ जाओगे। ठीक है, तो हर एडल्ट सिटीजन को राइट है कि वो वोट कर सकता है, और चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। ठीक है, तो ये है क्यों इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये आप लिख सकते हो। ठीक, एक बार आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको नीचे भी कर देता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। री रीड, रोड लिखती है यहाँ पर, री रीड है, किताब में देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन भाई, आ जाओ। Reread the box on Article 15 and state two ways in which this article addresses inequality। अब आर्टिकल 15 ये रहा आपका, है ना, ये वाला। इसमें क्या पूछ रहा है कि रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट टू वेज इन विच द आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वालिटी। इस आर्टिकल से किस तरीके से बता रखा है, दो मेथड बता रखे हैं कि इनइक्वालिटी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, इस आर्टिकल 15 से तो आपको कैसे लिखना, आर्टिकल 15 इन द बॉक्स एड्रेसेस इनइक्वालिटी इन द फॉलोइंग टू वेज। आर्टिकल 15 में बता रखा है कि दो तरीके से हम इनइक्वालिटी को दूर कर सकते हैं। कैसे? पहला, द स्टेट हैज नॉट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर रिलीजन। जो स्टेट है ना, स्टेट मतलब क्या, आपका नहीं यूपी बिहार नहीं, मतलब कि पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है ना, जो पूरी कंट्री है, लॉ है जो, है ना, लॉ को स्टेट बोलते हैं, जो आपका कानून है। ठीक, तो वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव नहीं करेगा किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट, अपने कोई भी सिटीजन के अगेंस्ट में भेदभाव नहीं करेगा। किसके बेस पे? कि उसका रिलीजन क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्ध है, कुछ भी है, कोई कोई रिलीजन के बेस पे स्टेट उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। कौन सी रेस का है, कौन सी कास्ट का है, मेल है, फीमेल है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पैदा हुआ है, चाहे वो पंजाब का है, बंगाल का है, बिहार का है, उड़ीसा का है, कर्नाटका का है, कहाँ का है, उसके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, इनमें से किसी के बेस पे उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हियर इनइक्वालिटी कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन। और या किसी टाइप की इनइक्वालिटी है ना, हो सकता है कोई अमीर है, गरीब है, तो भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा लॉ की नजरों में। ठीक है, सेकंड, नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन और restricted against only on grounds of religion, race, caste, sex, or any of the following, any of them in extra respect of। अब देखो दूसरा क्या कहता है कि किसी भी सिटीजन के साथ ना तो भेदभाव होगा और ना किसी को रोक टोक कर सकते हो आप, सिर्फ इसलिए
कि उसके कोई रिलीजन कोई और है, चाहे वो किसी और रेस से है, या कास्ट कुछ और है, उसका सेक्स कोई और है, इस बेस पे आप किसी भी आदमी को रोक नहीं सकते हो या भेदभाव नहीं कर सकते हो। कहाँ किसी को रोका नहीं जा सकता? किसी शॉप में जाने से, ठीक है, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, होटल में, या किसी भी पब्लिक प्लेस में, है ना, एयरपोर्ट हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टेशन हुआ, है ना, कितने सारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं, सिनेमा हॉल हुआ, मॉल्स हुए। तो वो कह रहा है कि किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी आपस में भी, है ना, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि चाहे उसका रिलीजन कुछ और है या कास्ट कुछ और है, या कोई मेल है या फीमेल है, इसके बेस पे आप किसी को नहीं रोक सकते हो कि भाई तुम इस शॉप में नहीं आ सकते या इस रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते, ठीक है। दूसरा, यूजिंग पब्लिक प्लेसेस मेंटेन्ड बाय द फंड ऑफ द स्टेट और मेंट फॉर पब्लिक यूज लाइक वेल, पॉन्ड, बाथिंग घाट, रोड एंड टूरिस्ट प्लेस। और जो भी पब्लिक प्लेस है ना, जिसको सरकार बनाती है, जिसको सरकार के पैसों से बनाया गया है, जैसे कि कोई कुआं हो, कोई तालाब हो, या नहाने का कोई घाट हो, है ना, रोड हो, टूरिस्ट प्लेस हो, ऐसी जगहों में भी कहीं पे भी भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी के साथ भी, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में ये दोनों बातें लिखी गई हैं और इस तरीके से प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, जो पहले के ज़माने में होता था, ठीक है। तो ये आप दोनों याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, मैं रोक लेता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये स्क्रीन रोक के लिख लो आराम से। सेकंड पॉइंट का ये पार्ट ये रहा, उसका ए भी आपको दिख गया, ये बी पार्ट, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारीज? ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक्सपीरियंस अंसारीज के जैसा ही कैसे सिमिलर था, बताइए। तो डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज वर वायलेटेड, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दोनों की डिग्निटी का वायलेशन हुआ था। दे वर मेड विक्टिम ऑफ इनइक्वालिटी इन ट्रीटमेंट, दोनों के साथ भेदभाव किया गया था, इनइक्वालिटी की गई थी, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज मेड टू स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट एंड अंसारीज वर रिफ्यूज टू लीज द अपार्टमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या किया गया था? स्कूल में झाड़ू मरवाया गया था क्योंकि वो नीची जात का था, और अंसारीज को अपार्टमेंट में मकान नहीं दिया गया, क्यों? क्योंकि वो किसी वो उनका रिलीजन दूसरा था, है ना, सब इस चलते उनको, तो दोनों के साथ भेदभाव किया गया, है ना। जबकि लॉ कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी हुआ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ? अब कहते हैं कि ये क्वेश्चन है कि आप इस टर्म से क्या समझ सकते हैं कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, है ना, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, इससे क्या आप समझते हैं? व्हाट व्हाई डू यू थिंक इट इज अ प्रॉब्लम इन डेमोक्रेसी, और इससे क्या डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम आती है? देखो, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स ए, हम 2-3 पॉइंट में इसको समझाएंगे कि हाँ सर 4 पॉइंट से समझा रहे हैं कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल का मतलब क्या होता है। ऑल पर्सन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री टू डोमेस्टिक वर्कर हैव टू ओबे द सेम लॉज, है ना। पूरी कंट्री में हर किसी के लिए लॉ सेम है ना, चाहे वो प्रेसिडेंट हो कंट्री की, चाहे एक छोटा सा डोमेस्टिक वर्कर क्यों ना हो, है ना, आपके घर में जो मेड आती हैं, वो उन सब पे लॉ एक जैसा ही है और सबको फॉलो करना होता है। दूसरा, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर, और किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ, चाहे उसका रिलीजन हो, चाहे कास्ट हो, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ हो, या जेंडर हो। जेंडर मतलब मेल या फीमेल है वो, है ना, तो किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। तीसरा, ऑल पर्सन्स हैव द राइट to attend to all the public places like playground, hotel, shop, market, well, road, bathing घाट। हर किसी को ये राइट है, अधिकार है कि वो सारे पब्लिक प्लेसेस में जा सकता है, किसी भी पब्लिक प्लेस में जा सकता है जिसको गवर्नमेंट ने बनाया, गवर्नमेंट मेंटेन करती है, गवर्नमेंट के पैसों से बना है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, है ना, स्टेडियम वगैरह होते हैं जो, चाहे कोई होटल हो, है ना। होटल चाहे सरकारी नहीं भी है लेकिन वो पब्लिक यूज़ के लिए बनाया गया है ना, वो अपने रहने के लिए थोड़ी बनाते हैं होटल, मालिक ने अपने रहने के लिए थोड़ी बनाया, पब्लिक के यूज़ के लिए बनाया, तो उसमें कोई मना नहीं कर सकता आपको कि आप इस रिलीजन से हो या इस कास्ट से हो या आपका जेंडर ये है तो हम आपको नहीं देंगे, ठीक। कोई शॉप में आपको जाने से मना नहीं कर सकता, किसी मार्केट एरिया में आपको जाने से मना नहीं किया जा सकता, किसी रोड पे चलने से मना नहीं कर सकते, है ना। कोई
कुएं से पानी निकालने पे कोई मना नहीं कर सकता, कोई पे बाथिंग की जगह है वहाँ पे आपको मना नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर चौथा क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। पहले जमाने में ना अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, इसको हिंदी में बोलते हैं छुआछूत, छुआछात, है ना, छुआछूत, हाँ छुआछूत बोलते हैं, छुआछात नहीं, छुआछूत, सॉरी। तो पहले क्या करते थे लोग, बड़ा मानते थे ये सब चीज़ों को, हमारे ज़माने में तो नहीं है, ये बहुत पहले, मतलब जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे ना, और उससे भी पहले से अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी इंडिया में, ठीक है। अब नहीं है, ये चीज़ खत्म कर दी गई लॉ में, है ना। पहले क्या करते थे कि छोटी कास्ट के लोग अगर किसी को छू देते थे तो या तो उसकी पिटाई हो जाती थी, है ना, और जान से ही मार दिया जाता था उसको, बड़ा बुरा था वो चीज़। अब दूसरा पॉइंट आप कैसे कह सकते हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन है ना सेकंड पार्ट उसका, कि व्हाई डू यू थिंक कि इक्वालिटी इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी, क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी में आपको। तो उसका आंसर क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी बिकॉज इट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, सब एक जैसे हैं, डेमोक्रेसी मतलब सबके बराबर राइट है, सबको बराबर अधिकार है, उसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं, है ना। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स some kind of equitable distribution of income and absence of privileges and social discrimination। और इसमें ये भी बताया जाता है कि जो इनकम है उसका ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, किसी के पास बिल्कुल खाने को भी नहीं हो, है। तो ये सरकार का काम है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि एक के पास अंधाधुंध का पैसा जाए और दूसरे के पास बिल्कुल खाने पीने के लिए नहीं रह जाए, ठीक। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और ऐसा ना हो कि उसको कुछ एक जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मिले ही ना, प्रिविलेजेस नहीं मिले, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो उसका, हाँ, ये सारी चीज़ों का गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए, ठीक। गवर्नमेंट बनी किस लिए, गवर्नमेंट बनी अमीरों के लिए थोड़ी होती है, गवर्नमेंट बनी होती है गरीब लोगों को, गरीब लोगों के लिए, गरीब की हेल्प करने के लिए, है ना। गवर्नमेंट का ये काम है, गवर्नमेंट का काम ये नहीं कि अमीर को और अमीर बनाना, गवर्नमेंट का काम ये है कि जो गरीब है उसकी हेल्प करे, उसको ऊपर आने में मदद करे, या उसको साथ कुछ जाति ना हो गरीब के साथ, उसकी हेल्प के लिए रहे। आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लो गवर्नमेंट का, वो क्या है, किस लिए है, पुलिस बनाई गई है किस लिए बनाई गई है, इसलिए बनाई गई थी ना कि ताकि जो बेचारा गरीब है उसको कोई दबा नहीं सके, उसके साथ कोई गलत ना कर सके, है ना। तो उसके लिए पुलिस है, लॉ इन्फोर्स करने के लिए कि भाई तुम किसी गरीब के साथ गलत नहीं कर सकते, ठीक है। लॉ बने हुए हैं, कोर्ट बने हुए हैं सजा देने के लिए, कोई गलत करता है तो, है ना। हॉस्पिटल बनाए गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अब अमीरों के लिए थोड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए गए थे कि हाँ भाई तुम आओ फ्री में इलाज करो, गरीबों के लिए बनाए गए ना, ताकि जो नहीं है, जिसके पास है भाई पैसा नहीं है तो उसको इलाज तो सबको कराना है, तो इस चलते उनके लिए फ्री में बनाया गया। एजुकेशन आप देख लो, गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन फ्री है, क्यों की गई है, ताकि सब पढ़ लिख जाएं, है ना। पढ़े लिखे नागरिक सिटीजन्स होंगे तो वो अच्छा डिसीजन लेंगे, देश के लिए अच्छा होगा, है ना। वरना अमीर तो अपने बच्चों को पढ़ा ही लेते बड़े बड़े महंगे महंगे स्कूलों में, फिर गवर्नमेंट स्कूलों की ज़रूरत ही क्या थी। तो गवर्नमेंट बनी है गरीब लोगों के लिए, ताकि गरीब लोगों की हेल्प कर सके, ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है अकॉर्डिंग टू, ये यहाँ से पढ़ते हैं हम, है ना, बुक से ही देखते हैं तो ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अच्छा, डिसेबिलिटी एक्ट मतलब किसी भी तरीके का डिसेबिलिटी होना, है ना। डिसेबिलिटी किस चीज़ की हो सकती है, हो सकता है कि कोई पैर से चल नहीं पाएगा, हो सकता है कोई हाथ से किसी का हाथ नहीं हो, किसी का पैर नहीं हो, या पैर है जैसे इस बच्चे का वो चल नहीं पा रहा है ना, पोलियो वोलियो हो जाता है, या फिर हो सकता है वो देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, हाँ, बोल नहीं सकता है, तो ये सारे डिसेबिलिटीज़ के अंडर आती हैं, और भी बहुत सारे होते हैं पर ये मेजर है, ठीक है। इसी के लिए एक गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था, उसको क्या बोलते हैं, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैव इक्वल राइट्स, उनको भी बराबर का राइट है ना, जैसे तुम्हारे पास राइट है वैसे उनको भी सारा राइट है, एंड दैट द गवर्नमेंट शुड टेक मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। और गवर्नमेंट को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जैसे एक फुल्ली फिट बंदा सोसाइटी में पार्टिसिपेट करता है, उसी तरीके से कोई भी
जो डिसेबल्ड बंदा है वो भी फुल्ली पार्टिसिपेट कर सके, उसके लिए गवर्नमेंट को पूरी उनको फैसिलिटीज देनी चाहिए, है ना। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इनटू द मेन स्ट्रीम स्कूल। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फ्री एजुकेशन देना चाहिए, और जो ऐसे बच्चे हैं उनको बाकी मेन स्ट्रीम स्कूल्स में, मतलब जो रेगुलर स्कूल्स हैं, है ना, उनमें उनको लाना चाहिए। दिस लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस लाइक बिल्डिंग, स्कूल एटसेट्रा शुड हैव एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड विद रैम्प्स। और हर जगह पे क्या बना हुआ होना चाहिए, रैंप सा बना होना चाहिए ना। आपने देखा है कभी तिरछा सा बना हुआ रोड होती है, इंक्लाइंड रोड रहती है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ रैंप कैसा होता है, जो छोड़ना है। रैंप इन स्कूल देख लो आप, कहीं हर जगह रैंप होती है ना। ये देखो, ये है ना, ये रैंप सी बनी हुई, ये देखिए इंक्लाइंड वे में होता है ना। ये किस लिए होता है, डिसेबल्ड बच्चों के लिए होता है, जो नहीं चल फिर सकते हैं, और अगर मान लो वो आपका व्हील चेयर पे आते हैं तो उनके लिए आराम से वो चल सके, जा सके, है ना, इसके ऊपर। तो ये लॉ कहता है कि ऐसा रैंप हर जगह होना चाहिए, हर बिल्डिंग में होना चाहिए, ठीक है। लुक एट द फोटोग्राफ, आप ये फोटो देखिए, एंड थिंक अबाउट द बॉय हु इज बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स। अब सीढ़ियां हैं तो वो कैसे उतरेगा, उसको वो बेचारा कोने पे आके खड़ा रहेगा, देखता रहेगा कि कोई आए, कोई मदद करे उसकी। अब हर कोई मदद भी नहीं कर सकता है ना, अगर वो आदमी बड़ा है तो उसको उठाई कैसे लाएगा, तो 3-4 आदमी चाहिए उसको, देख रहे हो। डू यू थिंक दैट द अबव लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन हिज केस। तो अबव लॉ ने तो बोला था कि भाई रैंप होना चाहिए, तो वो तो यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा ना। व्हाट नीड्स टू बी what needs to be done to make the building more accessible for him, क्या और करा जाना चाहिए इस यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको रैंप बनाना चाहिए। हाउ वुड ही इज बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स अफेक्ट हिज डिग्निटी एज वेल एज हिज सेफ्टी। अब यहाँ से ऊपर से नीचे इसको उठा के ला रहे हैं, इसमें क्या खतरा है, एक तो उसकी सेफ्टी का खतरा है ना। मान लो किसी का हाथ छूट जाए तो वो तो गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी बुरी तरीके से। और दूसरा उसकी डिग्निटी को भी अफेक्ट करता है ना, आत्मसम्मान को अफेक्ट करता है, कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, देखते होंगे अरे बेचारा बेचारा, है ना। तो उसको मेंटली भी परेशानी होती होगी। तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, तो मैंने वो आंसर लिखे हुए यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, द अबव लॉ इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द केस ऑफ द बॉय हु इज बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स एज शोन इन द फोटोग्राफ। पहला क्वेश्चन पूछा है ना कि डू यू थिंक द अबव लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, नो, इसका आंसर सीधा हो गया कि नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने कि व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक द बिल्डिंग मोर एक्सेसिबल फॉर हिम। क्या करना चाहिए, देयर इज नीड टू कंस्ट्रक्ट पब्लिक बिल्डिंग्स लाइक स्कूल बिल्डिंग एटसेट्रा विद द प्रोविजन ऑफ रैम्प सो दैट दे मे बी मोर एक्सेसिबल। मतलब रैम्प बनाना चाहिए, है ना, प्रोविजन ऑफ रैम्प की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, हाउ वुड हिज बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स अफेक्ट हिज डिग्निटी एज वेल एज हिज सेफ्टी, है ना, कैसे उसके आत्मसम्मान और सेफ्टी को हम वो कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो डिग्निटी ऑफ द बॉय इज अफेक्टेड ऑन बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स बिकॉज ही मे फील इंफीरियर फॉर हिज डिपेंडेंसी ऑन द अदर फॉर मूवमेंट इन सच प्लेसेस। अब उसको ऐसा लग सकता है यार मेरे को कहीं भी आने जाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो वो इंफीरियर फील करेगा, अपने आप को कैसे फील करेगा कि यार मैं बाकियों से कम हूँ। हिज सेफ्टी इज ऑल्सो एट स्टेक एज द पर्सन हेल्पिंग हिम मे कॉज एन एक्सीडेंट। और सेफ्टी का तो इशू है ही, लोग उठा के आ रहे हैं 3-3 4-4, मान लो गलती से किसी का हाथ छूट जाए, हाथ से छूट जाए या खुद ही गिर जाए वो, है पैर फिसल के, तो कितनी ज़्यादा चोट लग जाएगी उस लड़के को, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। तो आप ये फोर्थ वाले क्वेश्चन का, लास्ट वाले क्वेश्चन का यहाँ से आप आंसर लिख लो। ये देखो आंसर नंबर 1 2 पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और ये थर्ड वाला। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। इसके बाद मैं अगला वीडियो एमसीक्यू का लेके आऊँगा, और आप लोग ऐसे ही अपना लाइक और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, और पहली बार आए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।